नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पीएफआई पर बैन लग गया। जी हां, इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर बैन लगा दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई थी। 2 बड़ी स्ट्राइक की गई थी पीएफआई से जुड़े हुए लोगों पर, 22 सितंबर और एक कल का दिन यानी कि 27 सितंबर। पहली कार्रवाई में 106 लोगों को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था बाद में। उसके बाद कल भी 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। टेरर लिंकिंग, टेरर फंडिंग और तमाम सारी ऐसी जानकारियां पीएफआई के खिलाफ मिलती रही, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई। कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता। कपिल मिश्रा जी, ये बड़ी कार्रवाई हो गई है पीएफआई पर, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखिए, ये एक निर्णायक कदम है इस्लामिक जिहाद के खिलाफ। और जिस प्रकार से देश के सभी राज्यों की पुलिस और एजेंसियों का समन्वय रहा पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि आज हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए। आतंकी गतिविधियों में शामिल एक संगठन है पीएफआई, और पिछले दिनों जितनी भी हत्याएं हुई, चाहे कन्हैया लाल जी की हत्या और प्रवीण नेट्टारू जी की, उमेश कोले जी की, सब में कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक सामने आ रहा था। बहुत ही बड़ा कदम है और इस्लामिक जिहाद की रीढ़ के ऊपर ये प्रहार किया गया है। लेकिन कपिल मिश्रा जी, ये प्रहार किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, ऐसा कोई संगठन दोबारा ना बने, इसको लेकर भी अब सचेत रहना होगा। क्योंकि सिमी को खत्म किया गया, बैन किया गया, तो पीएफआई बना। अब पीएफआई को बैन किया गया तो दूसरा संगठन ना बने, इसको लेकर भी सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल, आपकी ये चिंता स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि एजेंसियां इस सतर्कता को जरूर बरतेंगी। और इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, उनको राजनीतिक सपोर्ट देने वाले लोगों को भी, मुझे लगता है उनकी भी अब आंखें खुलनी चाहिए। क्योंकि पीएफआई को बहुत लोगों ने परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन राजनीतिक लोगों ने भी दिया था। मुझे लगता है उनकी भी अब आंखें खुलनी चाहिए कि अंत में अगर सपोले को दूध पिलाओगे तो वो बड़ा होकर सांप ही बनेगा। और ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सबक है कई राजनीतिक पार्टियों के लिए। बिल्कुल, लेकिन कपिल मिश्रा जी, सबक तो है, लेकिन सबक लेगा कौन? शफीकुर रहमान बर्क तो ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, और जो पीएफआई के लोग कहते हैं वही बात वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि डराया जा रहा है, मुस्लिमों की आवाज को कम किया जा रहा है। इस तरह के आरोपों से क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर वो पीएफआई की भाषा बोलेंगे तो जहां पीएफआई के लोग आज बैठे हुए हैं वहीं पर वो भी जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक निर्णायक कदम उठाया गया है और इस मामले में अब कोई सहानुभूति सरकार या एजेंसियां बरतेंगी नहीं। तो अगर किसी को लगता है कि आगे वो पीएफआई की भाषा बोलेगा तो वो वहीं जाएगा जहां पीएफआई की ये पूरी लीडरशिप आज बैठी हुई है जेल के अंदर। कपिल जी, अब मैसेज क्या जाएगा यहां से? क्योंकि पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन तमाम ऐसे संगठन और भी इसके साथ मौजूद है जिस पर बैन लगाया गया है। मैसेज क्या जाएगा आज? मैसेज ये जाएगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कटिबद्ध हैं और घर के अंदर से निकाल के ऐसे सांपों को कुचला जाएगा। मुझे लगता है ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है और आज देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का। जिस प्रकार के समन्वय के साथ ये कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई अपने आप में एक ऑपरेशन मिडनाइट एक अद्भुत ऑपरेशन है और सीखने योग्य है अन्य देशों को भी कि किस प्रकार से पीएफआई को कुचला गया है। जी, लेकिन कपिल जी, अब सवाल वही बात है जिसका जिक्र हम कर भी रहे थे। क्योंकि ऐसे तमाम संगठन जो बार बार पनपते हैं, उसके बाद वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं जो कि देश विरोधी होती है, टेरर लिंकिंग करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं। अभी ये लड़ाई की शुरुआत माना जाए? बिल्कुल, ये शुरुआत है क्योंकि पीएफआई के अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं। जो कैश उनके पास आया उसको चेक किया जा रहा है। उनके जो लोग पकड़े गए हैं उनके कई रिकॉर्डिंग्स हैं, देश के कुछ सांसदों के साथ भी उनकी रिकॉर्डिंग है। और मुझे लगता है कि यहाँ ये जो जांच जब खुलेगी, इसकी परतें जब खुलेंगी तो कुछ बहुत चौंकाने वाले तथ्य भी देश के सामने आएंगे। जी, एक आखिरी सवाल कपिल मिश्रा जी, चूंकि इस पूरे मामले पर हमने देखा जब से कार्रवाई शुरू हुई, कई ऐसे लोग थे जो सपोर्ट में भी आए, कई लोग थे ऐसे जिन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है। आपको लगता है कि अभी इस तरह की कार्रवाई और ऐसे संगठन हैं जिन पर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उनकी? डेफिनेटली मेरे को लगता है कि पीएफआई का जो पूरा ग्रुप है वो तो पूरा का पूरा बैन कर दिया गया है, लेकिन इनको बाहर से और कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे, देश में कौन सी राजनीतिक शक्तियां थी जो इनके पीछे थी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वो सब भी सामने आएगा।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता, जिन्होंने ये कहा है कि ये स्ट्राइक की गई है और अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे तमाम संगठन जो कि जो है देश विरोधी स्थितियों में शामिल रहते, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उन पर एक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कार्रवाई हो गई है। देखिए, पीएफआई को बैन किया गया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इससे पहले जो तमाम घटनाएं सामने निकल कर आई हैं, देश विरोधी तमाम घटनाएं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उसमें कहीं ना कहीं एंगल जो आता था वो पीएफआई का निकल कर सामने आता था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। आपको याद होगा कि 22 सितंबर को 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तमाम ठिकानों पर, तमाम 15 राज्यों में ये दबिश दी गई थी, कार्रवाई हुई थी। और देखिए, ये कार्रवाई जो है रात में की गई थी, इसलिए क्योंकि पीएफआई के समर्थन में कई ऐसे लोग थे जो विरोध भी कर रहे थे। केरल को तो बंद बुलाया गया था। केरल वो जमीन, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पीएफआई फला फूला, जहां पर सबसे ज्यादा पीएफआई के लोग एक्टिव थे। हालांकि केरल के अलावा चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर पीएफआई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे धीरे धीरे। और तमाम ऐसी वो गतिविधियां जो कि देश विरोधी थी, वो देश में आतंक फैलाने के लिए काम करते थे, तमाम ऐसे आरोप लगे थे और यूएपीए एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है। 5 साल का बैन लगाया गया है। देखिए, 5 साल का बैन। और अभी जैसा कि कपिल मिश्रा कह रहे थे कि ये शुरुआत है, अभी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है, जो लगातार हमारी एजेंसियों ने कार्रवाई की है, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे सवाल जवाब भी जारी है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद पूनावाला जी, ये बड़ी स्ट्राइक जिसकी उम्मीद की जा रही थी, पीएफआई पर बैन कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का स्वागत करता हूं, केंद्र सरकार का स्वागत करता हूं कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की नीति के चलते जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है, सिमी का ये अवतार है पीएफआई वो संगठन है जिसका आईएसआईएस के साथ लिंक है, जिसका जमीयत उलमा मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ लिंक है, जिनका आतंकी संगठनों के साथ और सीए से लेकर जो बाकी देश में दंगे हुए उसमें उनका लिंक पाया गया है। उनके ऊपर विस्तृत कार्रवाई की गई है। परंतु अफसोस की बात यह है कि कुछ राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते जिस प्रकार का संरक्षण देने का काम इन आतंकवादी संगठनों को किया है, वो हमारे सामने। आपको याद होगा कि केरल में उनके ऊपर केरल हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में उनको कोटा में मार्च निकालने की परमिशन दी गई। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी तो उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ किए गए। जब भी उन पर कार्रवाई सीए दंगों के लिए हुई तो कौन आकर उनके लिए पैरवी करता था, ये आपको और मुझे भी पता है। तो वोट बैंक के नाम पर क्या आज आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाएगा? जब यूएपीए के कानून को और ताकतवर बनाया गया तो उसका विरोध किसने किया? किसने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालने की कोशिश की? किसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर भी रोने का काम किया आतंकवादियों के लिए? किसने किस प्रकार से अलकायदा के आतंकियों पर कार्रवाई हुई तो यूपी एटीएस पर सवाल खड़े किए? आरजेडी का इतिहास रहा है कि उन्होंने सिमी के प्रतिबंध का विरोध किया। तो ये जो आतंकियों के लिए हमदर्दी, आतंकियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है, आज ऐसे राजनीतिक दलों से सवाल है कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज के मनोबल पर चोट करेंगे या वो सिक्योरिटी एजेंसीज का स्वागत करेंगे और पीएफआई को एक तरीके से वोट बैंक का विक्टिमहुड कार्ड नहीं देंगे। ये सवाल आज उनसे बनता है, उनको इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शहजाद पूनावाला जी, 2016 में ये संगठन बना, 3 संगठन को मिलाकर, उसके बाद लगातार तमाम गतिविधियों में ऐसी शामिल रहा जो कि देश विरोधी मानी जाती हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि सिमी को बैन किया गया तो पीएफआई बना था, अब पीएफआई को बैन किया गया तो इसको लेकर भी अब आगे काम करने की जरूरत है कि दूसरा कोई ऐसा संगठन ना बन पाए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पहले यूएपीए में केवल संगठनों पर प्रतिबंध लगता था, अब संगठन के अलावा इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान बनाया गया है यूएपीए में इस सरकार के द्वारा। इसका विरोध कांग्रेस ने किया था, परंतु आज केवल संगठन नहीं, क्योंकि संगठन का नाम बदलकर, उसका चेहरा बदलकर ये नए संगठन के रूप में आते हैं, परंतु इंडिविजुअल सेम रहते थे। तो आज इंडिविजुअल्स पर भी बैन लगाने की एक प्रक्रिया यूएपीए में शामिल की गई है और इसीलिए ये जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर वाली सरकार है। ये एक भी टेररिज्म को कहीं से भी होने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। पर कुछ पार्टियां हैं जो वोट बैंक के नाम पर
आतंकवाद को संरक्षण देती है, उसके लिए हमदर्दी दिखाती है। उन्होंने तो बुरहान वानी को भी मासूम बताया है, उन्होंने तो 26/11 का दोष भी पाकिस्तान से हटाया है, उन्होंने तो सिमी के ऊपर प्रतिबंध को भी गलत बताया है। तो ऐसे राजनीतिक दलों से आज सवाल है कि क्या वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खड़े हैं, या जैसे वो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के लिए रो रहे थे, आज पीएफआई के आतंकियों के लिए रोएंगे। बिल्कुल सवाल जायज है आपका, और वो लोग जो इस तरह के संगठन के साथ खड़े होते हैं निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मेरा सवाल फिर से उसी तरह का है कि हमें इस देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हर किसी की जिम्मेदारी भी बनती है। तो क्या आने वाले समय में उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए जो लोग ऐसे संगठनों का सपोर्ट करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी आतंकवाद की पैरवी करता है वो एक आतंकवादी संगठन से या आतंकवादी गुट से कोई कम नहीं होता। तो आज कुछ लोगों को तय करना है कि क्या वो देश के कानून और सुरक्षा एजेंसियों के साथ है या वो आतंकवादियों के साथ होना चाहेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल शहजाद पूनावाला जी, मैं जानता हूं कि आपका समय व्यस्त है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। हो सकता है क्योंकि जब इस पर कार्रवाई हुई थी तब भी कुछ लोग निकलकर सामने आए थे, रहनुमा बन रहे थे कि मुस्लिमों के हक की आवाज पीएफआई उठाता है। पता नहीं वो कितनी आवाज उठाई गई और कितना भला हुआ मुसलमानों का। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है शहजाद पूनावाला जी कि इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। देखिए, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, ये तो बुद्धिजीवी कहते हैं। तो आज आतंकवाद का बचाव धर्म के नाम पर क्यों होना चाहिए? आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। ये तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। तो इसमें राजनीति, वो भी वोट बैंक की राजनीति करना, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। पर सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने हमेशा आतंकवादियों को हमदर्दी और सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, क्या वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खड़े होंगे या आज वो पीएफआई के साथ खड़े होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद पूनावाला जी। तो आपने देखा ये पूरा मामला जिसको लेकर पीएफआई पर जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो कई लोग ऐसे थे जो सपोर्ट में आए, जिसके बाद लेकिन माना ये जा रहा था कि ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं ऐसे जो जितने सारे आरोप लगते रहे, पुख्ता सबूत मिले हैं एजेंसियों को। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में एनआईए थी, ईडी थी, एटीएस थी, कल की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी, और जिस तरह से पूरी कार्रवाई रात को अंजाम दी गई थी, आपको बता दें चाहे वो पहली रेड हो, पहली वो कार्रवाई हो जो 22 सितंबर को थी, और एक चाहे वो कल की कार्रवाई हो 27 सितंबर वाली, रात में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और रात में जो है कई ऐसे पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो इसके संगठन का संचालन करता है। लेकिन खबर जो निकलकर सामने आने लगी थी कि पीएफआई का जो मकसद था, एक डॉक्यूमेंट भी बरामद होगा, आपको याद होगा फुलवारी शरीफ वाला मामला, जहां पर कई सारी जानकारी निकलकर सामने आई थी, डॉक्यूमेंट्स ऐसे बरामद हुए थे जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए जो रणनीति थी वो पीएफआई के द्वारा उठाई जा रही थी। ऐसी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई, जिसके बाद ये पूरी जब कार्रवाई होती है, तमाम नेताओं को, पीएफआई से जुड़े हुए संगठन के कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स जो समर्थक होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो तमाम सारी जानकारियां निकलकर सामने आती हैं, और उन सारी जानकारियों के मिलने के बाद, तमाम तथ्यों के मिलने के बाद जो एक्शन लिया गया है वो आपके सामने है। जो एक्शन लिया गया है वो हमारे साथ है। आपको बता दें कि पीएफआई बैन किया गया है 5 साल के लिए। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं आप। विनोद बंसल जी, पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन हुआ है, 5 साल का बैन किया गया है। उम्मीद की जा रही थी तमाम ऐसी देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल भी रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ प्रतीक्षित फैसला था, ये राय दुरुस्त है। कम से कम भारत सरकार ने गंभीरता के साथ में सारे तथ्यों को इकट्ठा करके और सारे सबूत इकट्ठा करके और ये एक्शन लिया, ये स्वागत है, वो फैसला है। लेकिन साथ ही साथ अब ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार जिस प्रकार से सिमी को प्रतिबंधित करने के बाद में पीएफआई डेवलप हुआ, अब इस तरह से कोई पीएफआई का कोई दूसरा आउटपुट न डेवलप होने पाए। दूसरी बात ये भी कि ये जो जिस तरह से कांग्रेस की कोख में से जन्मे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो पार्टियां थी और जो नेता हैं, वो आखिरकार इनको पनाह देने का काम जिस तरह से कर रहे थे, उन पर भी कहीं ना कहीं जो अंकुश लगाने की जरूरत है। वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात को भी देखना जरूरी है। अब देश की सुरक्षा के लेकर के या मुस्लिम यूथ की रक्षा के लिए भी मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा गंभीर कदम है जो भारत सरकार ने उठाया, साधुवाद की पात्र है। साथ ही साथ ये भी देखिए, जिस तरह से मुस्लिम यूथ को जहाँ पढ़ाई करने के बाद में उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था,
ये पीएफआई जैसे संगठन उनको आतंकवाद की राह पर धकेल रहे थे, देश विरोध की राह पर धकेल रहे थे। और जिस तरह से आतंकियों को प्रोत्साहन देने का काम, समर्थन देने का काम और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम पीएफआई लगातार कर रही थी, उसको लेकर के इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन कोई सरकार अब तक इस बारे में कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। साधुवाद की पात्र है भारत सरकार कि जिसने धारा 370 जैसे गंभीर मुद्दे को भी हल किया, तो पीएफआई जैसे संगठन को प्रतिबंध भी लगाया। अब आवश्यकता इस बात की है कि कोई दूसरा नया आउटफिट न खड़ा हो जाए। और दूसरी बात कर रहे हैं, सिमी पर भी बैन तो लगा था, लेकिन स्लीपर सेल कंटिन्यू चल रहे थे और इस बात का खुलासा भी हुआ था। क्या मॉनिटरिंग की जरूरत है पीएफआई पर भी, जो दूसरे बैन लगे हैं उन पर भी उनको लगातार मॉनिटरिंग किया जाए, कोई नया पीएफआई या फिर कोई नया मॉड्यूल खड़ा हो जाए? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात बहुत गंभीर है, क्योंकि ये देखिए अंडरग्राउंड संगठन काम करने वाले लोग हैं। और आप देखिए कि जो आतंकियों को पनाह देने का काम कौन कर रहा था? आखिरकार भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम सिर्फ को विदेशी मछली थोड़ी कर रही थी। जो भारत में छुपे हुए जो स्लीपर सेल्स हैं वही कर पा रहे थे। तो आखिरकार ये सब चीजों पर भी भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जिस तरह से देखिए, जब कोई वलीउल्लाह को सजा होती है और हाईकोर्ट द्वारा सजा दी जाती है, तो उसके बाद में जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन उसको लीगल एड देने की खुलेआम घोषणा करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये सीधा सीधा आतंकवादियों को पोषण नहीं है तो और क्या है? उनको लीगल एड देकर के आप क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से जो एनटीसीए प्रोटेस्ट हुए थे उसमें पीएफआई और ये जो दिल्ली के अंदर जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए, उसमें पीएफआई का और इन सब संगठनों का हाथ था। ये सब बात कौन नहीं जानता? पूरा विश्व जानता है। इसके बावजूद भी ये लोग इस पर प्रतिबंध लगाने का काम कोई सरकार नहीं कर पा रही थी। साधुवाद की बात है। अब देखने वाली बात है कि उन नेताओं का क्या होगा जो इन आतंकवादियों को और आतंकी संगठनों को पनाह देने का काम कर रहे थे। यही सवाल मेरा विनोद बंसल जी आपसे, क्योंकि आपने कहा कि जमीयत सपोर्ट कर रहा था, जमीयत तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी सपोर्ट कर रहे थे। उनको बड़ा दर्द हो रहा था जब पीएफआई पर कार्रवाई हुई 22 सितंबर को और कल। वो कह रहे थे कि वो तो मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं, लेकिन वो किस तरह से आवाज उठाते हैं देश विरोधी गतिविधियों के लिए, वो भी सामने आया है। जी बिल्कुल, दर्द नहीं, अब तो वो मुझे लगता है कि उनकी तो मौत ही हो जाएगी। अब जिस तरह का सुबह सुबह जब सोकर उठेंगे और देखेगा कि पीएफआई तो गया, तो उस समय उनकी क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसे सब कुछ नेताओं के पास में भारत सरकार को एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी, नहीं तो पता लगा और सुबह सुबह उठते के साथ ढेर ना हो जाए। बात यह है कि देखिए, जो आतंकियों को पैरोकारी कर रहे थे, जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, या देखिए सिर्फ आतंकी पर या आतंकवाद पर अंकुश लगाने से काम नहीं चलेगा। उनके पैरोकारों को और उनके जो समर्थक और सिंपैथाइजर्स पर भी प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी होगा। देश के अंदर आतंकवाद करेंगे बंसल साहब, पैरोकार भी सामने आएंगे और देखिएगा, चाहे हैदराबाद के भाईजान हो, नदवी साहब हो, आरोप लगाने शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि कोई ना कोई पुख्ता सबूत जरूर मिला था? इतना लंबा इंतजार करना पड़ा गृह मंत्रालय को, उसके बाद मांग की जा रही थी लगातार कि पीएफआई पर बैन हो, अब जाकर हुआ है। तो अब कहां रहेंगे वो लोग जो पैरोकार थे? वो क्या बोलेंगे अब? देखिए, उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। और बात यह कि अब जब सुबह उठेंगे उनको पता लगेगा यार ये क्या हो गया, तब उनको पता लगा यार ये तो मुसलमानों के साथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, ये बात मुसलमान हिंदू की है ही नहीं। जो आतंकी है वो आतंकी है। आप ही तो खुद कहते हो कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अब जब धर्म नहीं होता तो आखिरकार इसका धर्म क्यों तलाश रहे हो तुम? ऐसी संगठनों पर मैं कहता हूँ सिर्फ अकेले पीएफआई पर नहीं, पीएफआई को एड देने वाली, पीएफआई को समर्थन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उनको सहयोग देने वाली पार्टियों पर भी, मैं कहता हूँ मुस्लिम जैसी पार्टियों पर भी इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही लोग हैं जो कि इनको अंडरग्राउंड रह करके सपोर्ट कर रहे थे, और अभी भी देखना ये जाएंगे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इनको बचाने के लिए। जी, लेकिन विनोद बंसल जी, अभी पीएफआई के साथ साथ कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनको बैन किया गया है। आपको लगता है कि अभी और ऐसे संगठन देश में काम कर रहे हैं जिस पर एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही है और उनको भी आने वाले समय में बैन किया जाएगा? इसकी भी संभावना है? देखिए, किया ही जाना चाहिए। जो देश विघाती शक्तियां हैं उनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, जो देश पर हमला करने वाली है, हमलावरों को समर्थन देने वाली शक्तियां हैं, उन सबको तुरंत नेस्तनाबूद करने का काम जिस सरकार ने किया है, अब तक करती आई है। धारा 370 जैसी एक देश की विघटनकारी जो धारा थी, उसको भी समाप्त करने का काम जिस प्रकार से भारत सरकार ने किया है, उससे एक बार बड़ा क्लियर हो गई है कि भारत सरकार अब वो जो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोगों को अब सबको बेनकाब करके और आगे बढ़ रही है। और भारत को देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। विनोद बंसल जी, वो मैसेज गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।